जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एमएम एकेडमी ऐप पर आपको कई इंटरेस्टिंग कोर्सेस मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि जो पॉलिटी का कोर्स है वो चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसी के साथ एथिक्स का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। और कोर्स के साथ साथ आपको जो टेस्ट है वो भी मिलते हैं। जैसे कि आज ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी, आज अपलोड कर दी गई है। तो इस तरीके से आपको जो टेस्ट है टॉपिक्स पर वो भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए आप जो भी एमएम एकेडमी ऐप के कोर्सेस है उनको एक बार देखिए, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। और कौन बनेगा एज सीरीज वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप न्यूज़पेपर और कौन बनेगा एज सीरीज देख लेते हो तो आपका 90% करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है, क्योंकि कौन बनेगा आईएएस में जो एआईआर है, उसी के साथ साथ जो पीआईबी है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। और एमएम एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। जल्दी ही जो स्पीड का ऑप्शन है वो भी आपको नज़र आएगा। और उसी के साथ साथ जो प्राइजेस है वो जल्दी ही इंक्रीज़ होने वाले हैं। 18 से जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस। और 18-19 तक जो स्पीड का ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। तो इसीलिए स्पीड का ऑप्शन आने से पहले ही प्राइजेस राइज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि एकदम कम से कम प्राइजेस में आपको जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप साल भर का देखते हो तो दिन का आपको 14 to 15 रुपीज़ पड़ रहा है। मतलब आप देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो इतना तो आपके ट्रैवलिंग में चला जाता है ना। तो इतने कम प्राइजेस में आपको यहाँ पर इतने हाई क्वालिटी कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप नो एक्टिव प्लान्स पर देखोगे तो आप जो अलग अलग प्लान्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करके जो प्लान्स है वो परचेस कर सकते हो। अलग अलग वेरियस ऑप्शन है पेमेंट के, ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, नेट बैंकिंग, सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज हम 17 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आती है, तो यहाँ पर आपको ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन कौन सी है ये पहचानना है। मतलब ये जो सी है चाइना और साउथ कोरिया के बीच में, ध्यान दीजिएगा, चाइना और साउथ कोरिया के बीच में जो सी है, इस सी का नाम क्या है ये आपको पहचानना है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स है और ये 4 वर्ड्स के मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप अच्छी वोकैब लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहला यहाँ पर वर्ड आता है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है स्पेशल एडवांटेज या फिर पार, मतलब विशेष लाभ या शक्ति। अब यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ ओनली चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ही एंजॉयज अ लॉर्ड ऑफ क्लाउड। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है डिक्री। डिक्री मतलब होता है टू डिक्लेयर फॉर्मली विथ ऑथोरिटी, ठीक है, औपचारिक रूप से जो निर्णय है, घोषणा है, वो यहाँ पर कर देना, उससे हम कहते हैं डिक्री। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इशू अ डिक्री मेकिंग द डे अ नेशनल हॉलीडे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एग्जाजरबेट। एग्जाजबरेट मतलब क्या होता है? टू मेक वर्ड्स और इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या है कि और भी बुरा या बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू रन एज इट कैन एग्जास्परेट माई नी इंजरी, है ना, कि नी इंजरी जो है अगर भागूंगा तो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब होता है टू असर्ट या फिर करने के लिए जोर। तो लिटरेरी क्रिटिक postulate that romanticism and naturalism are actually interconnected। तो ये हमें वर्ड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस बनाने हैं। उसी के साथ साथ पूरे दिन भर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। आइए यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज और एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो सेंसेक्स जो है उसमें किस तरीके से यहाँ पर सेंस बन रहा है इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो देखेंगे अच्छी तरीके से। चाइना का इकोनॉमिक रिबाउंड क्या सिग्नल करता है इंडिया के लिए, तो इसके रिगार्डिंग भी देखेंगे। काउंटर प्रोडक्टिव लॉकडाउन, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ब्लेसिंग्स ऑफ वीज़ा गॉड। तो यहाँ पर बेसिकली जो वीज़ा गॉड है
उनके बारे में बात की गई है। हैदराबाद के पास एक मंदिर है, वहाँ पर यूएसए का अगर वीज़ा चाहिए तो वहाँ पर अगर मांग लो तो वीज़ा आपको मिल जाता है। इस तरीके की एक जो बिलीफ है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूएस है उनके तरफ से वीज़ा के रिगार्डिंग बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, लेकिन अगर वहाँ पर हम प्रेयर कर लेते हैं तो वीज़ा मिल ही जाता है। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल में बात की गई, तो वो भी देखेंगे। ब्रेन ड्रेन जो है उसके बारे में बात की गई है। उसी के साथ मैपिंग प्रोस्पेक्ट्स एंड रिस्क, तो इस आर्टिकल को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। उसी के साथ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी है, जैसे कि बिसाइड्स ऑयल इंपोर्ट्स यूएस सैंक्शन जो है वो इंडिया के प्लान को हिट करता है, ईरान के नेचुरल गैस फील्ड के रिलेटेड भी। तो यहाँ पर क्या है, जो ईरान है उस पर यूएसए के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए। अब जब सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उसकी वजह से जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो तो हिट हुए हैं इंडिया के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ जो नेचुरल गैस फील्ड है उससे भी रिलेटेड जो इंडिया के प्लान है वो भी हिट हो सकते हैं। तो ये भी हम न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे। उसी के साथ साथ फॉर्मर इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट से सेंट्रल मूव जो है डिलिमिटेशन पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के वो इलीगल है, तो ये भी देखेंगे काफ़ी। ये बेसिकली देखिए न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कब कब यहाँ पर बनाए गए थे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो न्यूज़ आर्टिकल्स हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन के लिए देखते हैं। उसी के साथ साथ फास्ट में हम इन न्यूज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी चल रहा है वो आगे उसमें जो भी अपडेट्स आते रहे वो आपको समझते रहे। पीएमओ जो है ये मीटिंग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। ई कॉमर्स पॉलिसी इकोनॉमिक पैकेज जो है उस पर बात होने वाली है। यूएस, ब्रिटेन और कनाडा ने रशिया को अक्यूज़ किया है कि वो कोविड वैक्सीन जो है उसकी रिसर्च यहाँ पर स्टील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एक एक करके सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर आता है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एक्सपर्ट सेज सेंटर मूव ऑन डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इलीगल। तो जो इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो सेंटर का मूव है डिलिमिटेशन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वो इलीगल है। अब सवाल ये आता है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको जो न्यूज़ है, मतलब यहाँ पर आपको न्यूज़ नज़र आ रही है, लेकिन ये जो चीज़ है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। प्रीलिम्स में आपको सीधे स्टेटमेंट्स बनाकर पूछे जा सकते हैं। और इन सब के रिगार्डिंग एमएम एकेडमी ऐप पर मैं टेस्ट जो है वो तो लेता रहता हूँ। जैसे कि फंडामेंटल राइट अभी खत्म हुआ था हमारा, तो फंडामेंटल राइट पे टेस्ट आ गई है। अभी डीपीएसपी जो है वो भी खत्म हो गया है आज, तो डीपीएसपी जो है उस पर भी आपको जल्द से जल्द टेस्ट जो है वो नज़र आएगी। तो इस तरीके से टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो जब हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन का लिटरल मीनिंग होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, लिमिट, यहाँ पर लिमिट आ रहा है, तो लिमिट हमें फिक्स करना है बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंट्री में। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक बाउंड्री अगर फिक्स कर दी जाए कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट है। अब ये स्टेट की बाउंड्री फिक्स करने से क्या होता है, तो इसमें जितने भी लोग हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है, जितने भी लोग हैं इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनकी आवाज़ जो पार्लियामेंट है उसमें जानी चाहिए, जो लेजिस्लेचर है उसमें जानी चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी तो है ही। डेमोक्रेसी का मतलब है कि इन सभी की जो बातें हैं वो कंसिडर की जानी चाहिए, है ना। सोर्स ऑफ पावर कौन है, जो जनता है वो है। इन सब की जो आवाज़ है वो सेंटर तक जानी चाहिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस में जानी चाहिए। लेकिन सभी अगर एक साथ बोलने लग जाएंगे तो लॉ मेकिंग प्रोसेस, एक भी लॉ पास नहीं होगा। और इसी के चलते हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लाई गई है, मतलब कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर लाई गई है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये सब मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन कर देंगे, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली डिलिमिटेशन जो है किया ही इसलिए जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसकी बाउंड्री यहाँ पर कर दी जाए, जिससे कि पता चले कि हाँ ये पर्टिकुलर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये पर्टिकुलर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये पर्टिकुलर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अगर सब एक साथ ले लेंगे यहाँ पर, अगर डाइवर्स लोग हो, है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंड्री जो है वो फिक्स की जाती है ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंट्री में या फिर प्रोविंसेस की, हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जॉब जो होता है डिलिमिटेशन का वो होता है कि हायर पावर बॉडी जो है वो यहाँ पर असाइन की जा सके, और उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ये क्या करती है डिलिमिटेशन कमीशन, ये यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो गिरा के देती है, वो यहाँ पर सब कुछ देखती है कि भैया क्या होगा कैसे होगा।
अब जब हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं जो यहाँ पर बाउंड्रीज आग कर देते हैं, तो डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किसके द्वारा की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, ये अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। उसी के साथ साथ ये कोलैबोरेशन में काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या उसका आर्टिकल आप बता सकते हो? हमारा आर्टिकल कौन सा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके कोलैबोरेशन के साथ काम करती है। और ये डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होते हैं? तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। अब देखिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्या ये पहले से था हमारे संविधान में? और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? जी नहीं, ये दोनों ही जवाब जो है सीधे सीधे गलत है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो पार्लियामेंट है उसके भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। प्रेसिडेंट वो तो ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके भी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है उसके भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। तो फिर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? तो जो लोकल बॉडीज है, ध्यान दीजिएगा, जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज कहाँ से आई है? तो हमारा जो शेड्यूल 11 है एंड शेड्यूल 12 है हमारे संविधान का, शेड्यूल 1 पंचायत समिति, शेड्यूल 12 म्यूनसिपालिटी, तो इनके जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज होती है उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू ये बनाए गए थे। और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्ट के थ्रू ये बनाए गए हैं, तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी गठन किया गया। उसमें हमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी देखने को मिलते हैं, और उनके थ्रू जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जब हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं तो उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी देखने को मिलते हैं जो कि सेंटर के हैं। और उसी के साथ साथ जो रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कोई स्टेट का, अगर महाराष्ट्र का डीलिमिटेशन हो रहा है तो उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, अगर जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन हो रहा है तो उसके इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो इस तरीके से हमें ये बॉडी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम पर्पस देखते हैं तो होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाना चाहिए पॉपुलेशन को, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ फेयर डिवीजन जो है ज्योग्राफिकल एरिया का वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि हम वन वोट वन वैल्यू जो ये प्रिंसिपल है ये फॉलो कर सके। तो अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, करंट न्यूज़ अगर हम देखें तो सेक्शन 8A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, इंट्रोड्यूस बाय पार्लियामेंट 2008 में, पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2008 में। बेसिकली हुआ क्या था, देखिए अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो 2001-2002 के आसपास क्या हुआ था, डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसका यहाँ पर किया गया था कि डीलिमिटेशन हमें करना है। अब उस दौरान हुआ ऐसा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, तो उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं हो पाया था। और ऐसा बोला गया था कि फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ भैया ये जो डिलिमिटेशन है ये हम 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके लिए करेंगे। वो जो है वो मतलब जो भी पहले डिलिमिटेशन कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिला था। तो इसीलिए जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, आसाम में, नागालैंड में बाय न्यू डिलिमिटेशन कमीशन ये वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट, है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया है, मतलब क्या है कि भैया तुमने पहले ही ये वाला जो है वो इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 8A, जिसके तहत तुमने बोला था, एकदम हाइपोथेटिकली आपको समझा रहा हूँ, जिसके तहत तुमने बोला था कि वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके द्वारा किया जाएगा। तो अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, नई डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका गठन कर रहे हो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये नल एंड वॉइड है, इसके वजह से तुम जो यूज प्रीशियस पब्लिक फंड है उसका भी वेस्टेज कर रहे हो। जब पहले ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है तो फिर क्यों ज़बरदस्ती और यहाँ पर पैसे खर्च कर रहे हो पब्लिक फंड के, है ना। तो यहाँ पर 4 स्टेट जो है वो लेफ्ट आउट कर दिए गए थे लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से, जो 2008 में कंप्लीट हुई थी। लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो 2002 में स्टार्ट हुई थी, 2008 में एंड हुई थी, उसने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड इनको बाहर रखा था। और उसके वजह से क्या हुआ, मतलब बेसिकली वहाँ पर ये भी चल रहा था, क्यों बाहर रखा गया था, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी
ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको अलग से डर लग रहा था, तो उसकी वजह से बोला गया था कि बाद में ठीक है, इनका बाद में कर लेंगे, और बाद में करेंगे तो फिर वो वही जो लिमिटेशन कमीशन है वो एक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पर नया कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक न्यूज़ है, न्यूज़ का आपको कोई लेना देना नहीं है, न्यूज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बिसाइड्स ऑयल इंपोर्ट्स, यूएस सैंक्शन जो है वो इंडिया का जो प्लान है ईरान के नेचुरल गैस फील्ड से, वो भी यहाँ पर हिट कर सकता है। अब यूएसए की तरफ से सैंक्शन जो है वो लगाए गए हैं, आप सभी को पता है ईरान के ऊपर बहुत बुरी तरीके के सैंक्शन है, हाईएस्ट सैंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ अब ऐसा भी होता है कि अगर आप वहाँ पर वो जो कंट्रीज़ है उन कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लमेटिक होगा? क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो उन कंट्रीज़ के साथ, तो बट ऑब्वियस है कि आप पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ईरान है, तो ईरान के साथ अगर ट्रेड किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ईरान के साथ अगर ट्रेड किया जा रहा है, तो फिर जो जो कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड कर रही है उन पर भी सैंक्शन जो है वो लगा दिए जाएंगे। ऐसा यूएसए जो है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो अब ऐसे सिनारियों में अगर आप देखो, तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट उसका यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि इंडिया जो है वो नहीं कर पाएगा, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग है ईरान के साथ नहीं कर पाएगा, और ईरान से तो ऑयल जो है वो लेता है। लेकिन यूएसए के सैंक्शन है, यूएसए के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो फिर ऑयल इंपोर्ट अगर करते हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा है कि इंडिया के साथ वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट ही नहीं, तो जो ईरान का नेचुरल गैस फील्ड है उसमें भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो फरजद बी गैस फील्ड जो है ईरानियन नेचुरल गैस फील्ड है, दैट द इंडियन कंपनी डिस्कवर्ड इन 2008। तो ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो निगोसिएशन जो है वो अंडरवे थे, जिसमें ओएनसी जो इन्वॉल्व था डिस्कवरी स्टेज में। तो ये यहाँ पर अब देखोगे आप, तो इसमें भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। और बीच में अगर आप देखोगे तो चाबहार पोर्ट जो है उसका भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो ईरान के साथ प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। और कल की ही एडिटोरियल में हमने देखा था कि जो ईरान है, अगर इंडिया ईरान के इसमें इन्वेस्टमेंट ये सब कम कर देता है, तो चाइना जो है ये तो वैक्यूम फील्ड करने के लिए तैयारी है। चाइना जो है वो तो मौके पर बैठा हुआ है कि सब कुछ करे, और चाइना अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेता है, ईरान अगर उसकी तरफ हो जाता है, तो फिर इंडिया के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ईरान जो है उसने अपना काम स्टार्ट किया था रेलवे प्रोजेक्ट पर लास्ट वीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ऐसा बोला गया कि जो पैसा है वो नहीं आ पा रहा है। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ सिंस देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन वेदर इट विल अट्रैक्ट द यूएस सैंक्शंस। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, यूएसए के सैंक्शन जो है क्या वो लग जाएंगे, डर जो है वो तो रहता ही है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ द वीज़ा गॉड। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बारू जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्विच कर रही है ऑनलाइन मोड पर। अब ऑनलाइन मोड पर जब स्विच कर रही है तो यूएसए के द्वारा डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि जो भी ऑनलाइन इस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ ऑनलाइन इस पर डिपेंडेंट है, जो क्लासरूम में नहीं जा रहे हैं, तो उनको अपने वापस देश भेज दो, मतलब जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर वापस भेज दो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एस्टिमेट, यूएस यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अर्न करती है हर साल क्लोज टू $45 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फी में। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा पैसा जो है वो यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अर्न करती है। यूके स्टडी शोड दैट ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ जो है वो GBP 19 बिलियन जो है इतना यहाँ पर लूज़ कर सकती है अगर यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो शार्पली फॉल होते हैं। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूएसए का जो डिसीजन है कि भैया यहाँ पर इंडियंस जो है उनको वापस अपने देश में भेजा जाए, या फिर जो भी बाहर के बच्चे हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको अपने वापस भेज दिया जाए। अब उसे इंडिया जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट देखोगे अगर आप, तो मैक्सिमम जो ज़्यादा परसेंटेज है वो इंडियन स्टूडेंट्स का ही हमें देखने को मिलता है। तो अब इंडिया का अगर हम व्यू पॉइंट देखते हैं तो स्टडीज़ जो है शोज दैट इंडियन स्टूडेंट जो है वो रिमिट करते हैं एनीवेयर बिटवीन 10 to 13 बिलियन एनुअली एज अ ट्यूशन फी अब्रॉड। मतलब क्या है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है, इंडियन स्टूडेंट ट्यूशन फी के नाम पर 10 to 13 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर देते हैं। मतलब क्या है, हमारा जो देश है
हमारा इंडिया जो है यहाँ से इतना पैसा जाता है ट्यूशन फी के मामले में। उसी के साथ साथ जो आरबीआई है उसने प्रोवाइड किया डाटा अंडर द रियलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड ओवरसीज बाय इंटरनेशनल रेसिडेंट इंडिया। टू फैक्टर जो है वो यहाँ पर नोटिसेबल है। पहला तो है पेमेंट फॉर स्टडीज अब्रॉड, है ना। यहाँ पर क्या है, जो स्टडीज़ होते हैं अब्रॉड में, तो वहाँ पर जो पैसे लगते हैं, पेमेंट जो उसका होता है, उसी के साथ साथ जो क्लोज रिलेटिव्स है उनके मेंटेनेंस के लिए। तो ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो पैसा यहाँ पर जा रहा है। उसी के साथ साथ पैसा जो है वो आता भी है, जाता है तो आता भी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखिए आप, मोस्टली होता क्या है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो क्या वो पढ़कर वापस आने के लिए जा रहे हैं? जो भी बच्चे यूएसए में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो क्या वापस आने के लिए जा रहे हैं? जी नहीं, वो तो यही इससे जा रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, पढ़ेंगे और वहीं पर जॉब जो है वो करना शुरू कर देंगे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं और फिर वापस रिटर्न आकर यहाँ पर जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वहीं पर जॉब ढूंढते हैं, वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो जब वो वहाँ पर सेटल होते हैं तो फिर बट ऑब्वियसली जिनकी फैमिली यहाँ पर है तो क्या करते हैं, वो रेमिटेंस जो है वो इंडिया में भेजते हैं। मतलब जितना यहाँ पर फैमिली के द्वारा बाहर भेजा गया था उनकी ट्यूशन फी के लिए, वैसे ही पैसे जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं फैमिली को, जब वो रेमिटेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। अब जो H1B वीज़ा है, देखिए अलग अलग वीज़ास के बारे में हमने देखा था। H1B वीज़ा देखा हमने, H4 वीज़ा देखा, काफ़ी सारे वीज़ा के बारे में देखा था। और कौन बनेगा इस सीरीज़ में, मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी पूछा था मैच द पेयर के लिए, अलग अलग वीज़ास दिए थे और कौन बनेगा इस सीरीज़ में मैच द पेयर भी हमने देखा था। तो इस तरीके से आपके ये जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, ये कौन बनेगा इस सीरीज़ से MCQ फॉर्म में रिवाइज भी हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जो PI भी होता है ये सब भी कवर कर लेते हैं हम। तो उससे करंट अफेयर आपका ऑलमोस्ट 90% के आसपास कवर हो जाता है और कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि 100% करंट अफेयर कवर करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ पर काम करने लग जा रहे हैं, तो उनका रेमिटेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके वजह से जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफ इंडियन इलाइट ये इंक्रीजिंगली डोमिसाइल्ड ओवरसीज है। सर्वे ने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ऑफर कर रहे हैं बाय वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, उसमें जो इंडियन स्टूडेंट है उनकी ज़्यादा अपील नहीं है। मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो पढ़ाई से बच्चे जो हैं वो आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला क्या गया है कि अगर यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन भी तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ना जो यूएसए के इंस्टीट्यूशन से हमें देखने को मिलती है, लेकिन बच्चे जो है वो ऑनलाइन इससे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो वहाँ पर फिजिकली जाकर पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा, वहीं पर वो काम करना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो ऑनलाइन जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उससे ज़्यादा अपील नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दोज हु ट्रैवल वेस्ट फॉर एजुकेशन ऑल्सो होप टू इवेंचुअली इमिग्रेट। जो मैंने आपको कहा कि जो भी यहाँ पर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो इवेंचुअली वहाँ पर सेटल होने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए आउट माइग्रेशन ऑफ एजुकेशन जो है और स्किल इंडियंस का वो यहाँ पर बैलेंस नहीं होता है बाय रिटर्न इनफ्लो ऑफ इनकम, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लीडर्स है वो रेफर करते हैं ओवरसीज इंडियंस को एज अ ब्रेन बैंक, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं कि भैया इन पर डेवलपमेंट हम करेंगे, ब्रेन बैंक करके उनको डिनोट करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो सो कॉल्ड ब्रेन बैंक्स है, ये जो ह्यूज फाइनेंशियल डिपॉजिट है होस्ट कंट्री में, वो यहाँ पर देखे नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर वो हेल्प उतनी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो आउट माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है स्किल का, और इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्योरली यहाँ पर ब्रेन ड्रेन जो है वो यहाँ पर होता है। और इसीलिए ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की तरफ किस तरीके से जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। तो सीधा मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, ऐसा आपको क्वेश्चन सीधा आ सकता है, या फिर ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन ऐसे राइटिंग में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है, जो एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सेंसेक्स है उसके बारे में। मतलब देखिए जो पेंडेमिक है उसके वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत नीचे जा रही है। अब यहाँ पर जो कोविड-19 है वो यहाँ पर मतलब जो केसेस है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक रिवाइवल के कोई सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा जॉब लॉसेस है वो हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर बुरी तरीके से हो रहा है। मगर फिर भी यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है उसने रिबाउंड किया है। तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? मतलब ये तो पूरी अपोजिट चीज़ दिख रही है ना कि सब कुछ नीचे जा रहा है फिर भी जो स्टॉक मार्केट है ऊपर जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन क्या करता है, तो ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से मिलती है। अब देखिए मार्केट जो है, जो मार्केट होता है वो हमेशा फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर को देखकर आगे बढ़ता है। करंट लेवल में अगर आप देखोगे सेंसेक्स को, तो यहाँ पर स्ट्रीट जो है इज डिस्काउंटिंग दैट इंडिया विल बी करंट अकाउंट सरप्लस बाय फाइनेंशियल 21। ठीक है, अब देखिए एक ये चीज़ से हम इंटरकनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो देखिए, इंटरलिंक हमें करना होता है। तो एक बार याद है हमने देखा था कि जो ये है अपना इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डिस्पाइट कि वो लॉस में जा रही थी। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इसी वजह से उन्होंने देखा कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो भर भर के आ रहे हैं। और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो मार्केट है हमेशा फ्यूचर दिखता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर ऑयल इंपोर्ट्स है, लोअर गोल्ड इंपोर्ट्स है, जो इंपोर्ट्स है इन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वो यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ कारण है जिससे कि जो मार्केट में लोग हैं उनको पता चल रहा है कि भैया फ्यूचर जो है इंडिया का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मार्केट इज प्राइसिंग इन फ्लोज फ्रॉम एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया का जो वेट है एमएससीआई में और एफटीएसई इंडेक्स में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एफपीआई और एफडीआई में क्या फ़र्क होता है, एफपीआई एंड एफडीआई इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है पोर्टफोलियो है मतलब कम है, मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर 10% से कम अगर आप कर रहे हो कहीं पर इन्वेस्टमेंट तो फिर वो कहलाता है फॉरेन पोर्टफोलियो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कम पैसा आप लगा रहे हो तो कभी भी निकालोगे, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एफडीआई मतलब क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट इज प्राइसिंग इन दी रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल इसमें आ सकता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो सकती है, और इसीलिए यहाँ पर जो मार्केट है वो पहले से ज़्यादा और अच्छा यहाँ पर हो सकता है। इफ़ द एक्चुअल सिनारियो वर्स देन व्हाट इज प्राइस बाय द मार्केट, इंडेक्स जो है वो यहाँ पर करंट लेवल से गिर जाएगा। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन किया जा रहा है, सिर्फ प्रिडिक्शन के बेसिस पर जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। मार्केट ये सोच रहा है कि ऊपर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट जो है उसको क्या है, उसको तो यही है कि भैया नहीं हो रहा है नीचे गिर जाओ। तो ये वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सो व्हाट यू से देयर इज नो डाइवर्जेंस बिटवीन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड इकोनॉमिक मूवमेंट। मतलब इन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो ड्राइव द मार्केट को ड्राइव करते हैं। और अगर आप निफ्टी देखते हैं एट 10,302 जून 30 को 2020 टॉप 15 स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे थे एट द लेवल ऑफ 13,890। ठीक है, एंड द बॉटम 35 जो है वो ट्रेड कर रहे थे इस पर। तो ये शार्प पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि जो टॉप 15 कंपनीज है, निफ्टी 50 है ना, 50 कंपनीज होती है निफ्टी 50। तो अब यहाँ पर जो 15 कंपनीज है टॉप 15 कंपनीज वो सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो सेफ है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉफिट ही देगी। जैसे कि आप देखोगे तो जो जियो है उसमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए सही है। अब मैं कनेक्ट मतलब इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बाकी की जो 35 कंपनीज है वो यहाँ पर क्या है, तो वो कोविड डिसरप्शन से बहुत बुरी अवस्था में जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आता है कि मैथमेटिकली जब यहाँ पर 10 से 100 से 10 पर फॉल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब ये चीज़ अगर आप आंसर राइटिंग में लिखो ना तो ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक लॉजिकल चीज़ यहाँ पर बोली गई है। मैथमेटिकली अगर आप देखो तो 100 से अगर आप 10 पर गिर रहे हो, कितना यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो डिफरेंस अगर आप देखोगे 90 का फॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप 100 से 10 पर गिरो तो ड्रॉप कितना देखने को मिलता है, ड्रॉप देखने को मिलता है 90% का। ड्रॉप कितना देखने को मिलता है, 90% का। लेकिन अगर आप 10 पर हो और आप 20 पर जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, 10 पर हो 20 पर जा रहे हो, ग्रोथ कितनी हो रही है, सिर्फ 10 की हो रही है। यहाँ पर फॉल कितना था, 90 का था, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है 10 की। लेकिन परसेंटेज वाइज में अगर आप देखोगे तो 100% ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो फर्क आप देख रहे हो, इस तरीके का मैथमेटिक्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, व्हेन यू बाउंस फ्रॉम 10 to 20, ये जंप हमें देखने को मिलता है 100% का। इवन दो यू आर डाउन 80% फ्रॉम द टॉप,
मतलब अगर हम 100 जहां हम पहले थे वहां से देखें, अगर हम 20 पर है तो भली 100% ग्रोथ नजर आ रही हो, लेकिन फिर भी 80 हम यहाँ पर पीछे हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पर चलता है, कितना बाउंस बैक हो सकते हैं, कितना यहाँ पर जो फायदा है वो हो सकता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब उसी के साथ साथ इट विल बी फ्यूटाइल टू वैल्यू द इंडियन मार्केट करंटली ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, है ना। अगर हम अर्निंग्स देखें, अगर हम एक्सपेंस देखें, तो एट प्रेजेंट हम इंडियन मार्केट को यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रीट जो है, अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर अर्निंग जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे, पूरा वॉश आउट, क्योंकि स्ट्रीट पर कोई जा नहीं पा रहा है, स्ट्रीट पर कोई अभी मुझे बताइए, अगर यहाँ पर इकोनॉमी ओपन भी कर दी जाती है कि जिसको जो खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन लोग क्या यहाँ पर खरीदेंगे स्ट्रीट से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, है ना। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैन 17 2020 अगर हम देखें, जब निफ्टी जो है वो 12,000 पर था, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है वो 78% था, अ लिटिल अबव हिस्टोरिक एवरेज। उसी के साथ साथ मार्च 23 अगर हम देखें, निफ्टी जो है वो इतना था, मार्केट जीडीपी रेशियो जो है वो 51% था, यहाँ पर हिस्टोरिक एवरेज से सब्सटेंशियली बिलो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं दी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अबाउट 72%, ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल जो एवरेज है उसके इस पर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपर चढ़ना गिरना इसमें कोई ये नहीं है। मार्केट बेसिकली अभी जो चढ़ रहा है वो कौन से बेसिस पर चढ़ रहा है कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो फ्यूचर बेसिस पर आगे जा सकती है, फ्यूचर बेसिस पर ऊपर जा सकती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी जो है ऊपर जाएगी, और इसी आस में जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट जो है उसे ऊपर जाना है, तो मार्केट को अगर राइज करना है करंट लेवल से, तो उसे अर्ली मेडिकल सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मार्केट जो है उसे स्ट्रांग अर्निंग चाहिए रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टर दोनों तरफ से यहाँ पर ज़्यादा चाहिए रहेगा। मार्केट जो है उसे लोअर ऑयल प्राइजेस चाहिए रहेंगे, ऑयल प्राइजेस जो है वो कम ही रहने चाहिए, और उसी के साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो भी यहाँ पर कम चाहिए रहेगा। लोअर गोल्ड इंपोर्ट चाहिए रहेंगे, तब जाकर यहाँ पर हम सरप्लस जो है उसमें जा सकते हैं, और अगर हम सरप्लस में जाते हैं तो पूरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पर रिवाइव हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि जो डाउनसाइड रिस्क है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो फिर मतलब अपोजिट सिनेरियो में जाता है, तो मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे जाने लगेगा, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, क्या उन्होंने हाई लेवल रिस्क जो यहाँ पर चल रही है तो उसमें जाना चाहिए। देखिए रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, उनको सेविंग्स जो है वो करना वो सीख गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल, लॉकडाउन में वो खर्च नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी खर्च नहीं कर पा रहे, तो खर्च नहीं कर पाए, चलो भैया हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने मार्केट लेवल अलोन यहाँ पर देखना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन अप्रोच जो है वो यहाँ पर रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो गुरु मंत्र क्या है वेल्थ क्रिएशन का, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पर घड़े घड़े से पानी जो है वो बढ़ता है, इस तरीके का है, मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस तरीके का है। लिटिल ड्रॉप जो है वाटर में वो ओशन बनाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखनी चाहिए, मतलब 12-12 साल तक अगर आप देखो तो मैंगो ट्री जो है वो ग्रो होता है। तो यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर 3-3 4-4 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ एडवाइस यहाँ पर अगर बोली जाए तो क्या हो सकती है, तो करंट मार्केट लेवल अगर देखे तो इन्वेस्टर जो है विल बी ओवरवेट ऑन गोल्ड, न्यूट्रल ऑन डेब्ट एंड इक्विटी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, है ना। और अंडरवेट रहेगा कमर्शियल रियल इस्टेट पर, मतलब क्या है कि रियल इस्टेट जो है वो जाएगा नीचे और गोल्ड जो है वो जाएगा ऊपर, और डेप्थ इक्विटी आप देखोगे तो नॉर्मल चलेगा अगर करंट सिनारियो हम देखते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। MSCI ये हमें देखने को मिला था, ये एक वर्ल्ड MSCI क्या है, MSCI वर्ल्ड ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, ठीक है। उसी के साथ मेंटेन किया जाता है MSCI INC के द्वारा, फॉर्मली मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। और उसी के साथ साथ इंडेक्स जो है इंक्लूड करता है कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स ऑफ ऑल द डेवलप्ड मार्केट्स पूरी दुनिया का। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर चाइना जो है उसकी अनएक्सपेक्टेड जीडीपी रिबाउंड जो है वो देखने को मिला है, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा सिग्नल है। इंडिया चाइना अगर हम देखें तो वहाँ पर शार्पली यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो बैक पर आ रही है, और ये इंपॉर्टेंट है सभी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो पहली कंट्री है जिसमें कोरोना वायरस आया था, उसने लॉकडाउन लगाया था। उसी के साथ साथ पहली कंट्री है जिसने अपनी इकोनॉमी जो है वो एक्टिव भी की थी।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.2% ईयर जीडीपी ग्रोथ अनाउंस जो चाइना के द्वारा नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक ये किया गया है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिला था, उसके बाद रिवाइव हुई है। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो हमें वी शेप्ड रिकवरी जो है चाइना की वो देखने को मिलती है। मतलब इस तरीके से नीचे गई थी, उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर ऊपर आती हुई चाइना की जो इकोनॉमी है वो देखने को मिल रही है। अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि शार्प रिकवरी जो है ये यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ, अगर भले ही यहाँ पर हमारी जीडीपी जो है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही हो, लेकिन फिर भी वी शेप्ड रिकवरी यहाँ पर हो सकती है। इंडिया के लिए भी कुछ सिग्नल्स है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट में आपको सिर्फ एक रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया में अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल रिलीफ जो है वो 2% ऑफ जीडीपी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अनलाइक चाइना ने, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने हाथ में पैसा दिया है, यहाँ पर लोन जो है उसके द्वारा पैसा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बात यही आती है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो यहाँ पर किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी अगर हम देखें पहले से ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में चल रही थी, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये देखना होगा आगे किस तरीके से यहाँ पर रुख जो है वो अपनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखें तो हमें ये जो सी है, ये येलो सी जो है वो देखने को मिलता है। चलिए बड़े मैप में भी एक बार येलो सी जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें उस सी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ये आ गए हम चाइना, और ये है इधर साउथ कोरिया। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें येलो सी जो है वो देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो येलो सी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये है पूरा चाइना, और यहाँ पर है येलो सी। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर आपको जापान जो है वो देखने को मिलेगा। तो येलो सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो एरिया है कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।